मैं प्रोफेसर सविन सिंह अपनी ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम प्लेट टेक्टोनिक्स पर आधारित पर्वत निर्माण की प्रक्रिया और क्रियाविधि पर चर्चा करेंगे। पर्वतों के निर्माण के संदर्भ में पहले भी कई सिद्धांतों का और परिकल्पनाओं हाइपोथेसिस एंड थियरीज का प्रतिपादन किया जा चुका है, जैसे कि जेफरीज का थर्मल कॉन्ट्रैक्शन थियरी, वेगनर और एफ.बी. टेलर का कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, जियोसिंक्लाइनल ओरोजन थियरी ऑफ कोबर, आर्थर होम्स का थर्मल कन्वेक्शन करंट थियरी, आर.ए. डेली का स्लाइडिंग कॉन्टिनेंट थियरी, जोली का रेडियो एक्टिविटी थियरी इत्यादि। लेकिन किसी भी सिद्धांत द्वारा पर्वतों की सारी समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाया है। तो पहले हम ये देखते हैं कि धरातल पर वर्तमान समय में पर्वतों की क्या स्थितियां हैं। तो अगर हम देखें तो टर्शियरी युग के वलित पर्वतों की दो स्थितियां हैं, दो दिशाएं हैं। एक तो उत्तर से दक्षिण फैली पर्वतमालाएं, जैसे कि उत्तरी अमेरिका में पश्चिमी भाग में रॉकीज पर्वतमाला, दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वतमाला, यूरोप में पश्चिम से पूर्व आल्प्स पर्वतमाला, एशिया में पश्चिम से पूर्व हिमालय पर्वतमाला। और अगली विशेषता यह है कि महाद्वीपों के, खास करके एशिया महाद्वीप के पूर्वी किनारे के सहारे आइलैंड आर्क्स और फेस्टून पाए जाते हैं, यानी द्वीप चाप और द्वीप तोरण, आइलैंड आर्क्स, फेस्टून, तोरण। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये तोरण होते क्या हैं। देखिए, हिंदू संस्कृति में जब कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है, जब मकान का गृह प्रवेश होता है, शादी ब्याह होता है, कोई कथाएं होती हैं, तो आम के पत्तों की एक माला बनाई जाती है, जिसको थोड़ा बीच में लटका के लोब टाइप का दरवाजे के सामने लगा दिया जाता है, जिसे हिंदी में तोरण कहते हैं और इसे अंग्रेजी में फेस्टून कहते हैं। तो अगर हम देखें एशिया महाद्वीप के पूर्वी भाग में, अगर मानचित्र पर आप गौर करें तो सखालीन कमचटका से होते हुए फिलीपाइंस, जापान द्वीपों और दक्षिण में आते हैं, तो दक्षिणी पूर्वी जो द्वीपीय समूह हैं, उनके किनारे किनारे ये आइलैंड आर्क्स, जो एक आर्क के रूप में, एक चाप के रूप में फैले हुए हैं, जिनमें पर्वतों की श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। और इनके पर्वत ज्यादातर ज्वालामुखी पर्वत हैं, तो इनकी भी व्याख्या होना जरूरी है। और अगर हम अगली विशेषता देखते हैं तो वलित पर्वतों के बीच में कुछ अवलित, अनफोल्डेड एरिया भी मिलती हैं, जिनको हम मीडियन मास कहते हैं। रॉकीज पर्वतमाला के बीच में भी मीडियन मास है। हिमालय और कुनलुन पर्वत के बीच में तिब्बत का पठार मीडियन मास है। इसी तरह से पॉन्टिक और टारस पर्वतों के बीच में अनाटोलिया का पठार मीडियन मास है, इत्यादि इत्यादि। अब इनकी व्याख्या करने के लिए प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत सबसे ज्यादा प्रभावी सिद्ध हुआ है। सच पूछिए तो 1960 के दशक में जब से प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत आया, तब से पर्वतों के निर्माण की जो अनबूझी पहेली थी, अनसॉल्व रिडल थी, वो सुलझ गई है। पहले तो आप ये समझ लें
कि प्लेट टेक्टोनिक थियरी किसी एक व्यक्ति विशेष का सिद्धांत नहीं है, बल्कि सैकड़ों विभिन्न क्षेत्र के विद्वानों के सामूहिक कार्य का प्रतिफल है। तो प्लेट टेक्टोनिक, जैसे कभी कभी कुछ लोग कह देते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक थियरी टूजो विल्सन साहब ने प्रतिपादित किया, नहीं जी। टूजो विल्सन ने तो केवल प्लेट नामावली का उपयोग किया। इसी तरह कुछ लोग कह सकते हैं कि ये हैरी हैरिस द्वारा जो है प्लेट टेक्टोनिक थियरी का प्रतिपादन किया, नहीं। हैरी हैरिस ने तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग यानी सागर नितल के प्रसरण फैलाव से संबंधित अपने विचार दिए थे। तो प्लेट टेक्टोनिक थियरी जो है वो विभिन्न विद्वानों के विभिन्न क्षेत्रों में लंबे समय तक, दीर्घ काल तक किए गए कार्यों का प्रतिफल है। अब देखिए, हम अब ये देखते हैं कि जो पर्वतों की वर्तमान स्थिति है, हम टर्शियरी युग की बात करते हैं। तो टर्शियरी युग में जो वलित पर्वतों का निर्माण हुआ, उनको हम प्लेट टेक्टोनिक्स के आधार पर कैसे उनकी व्याख्या करते हैं। तो पर्वतों का निर्माण जो है प्लेट टेक्टोनिक्स के अनुसार केवल प्लेटों के सीमाओं के सहारे ही होता है। और ये प्लेटों का संचलन, जैसा हम आपको पहले अपने 2 लेक्चर में बता चुके हैं कि मैंटिल से उठने वाली थर्मल कन्वेक्शन करंट के माध्यम से होता है। ये थर्मल कन्वेक्शन करंट सतह आती हैं और क्रस्ट के नीचे ये विपरीत दिशाओं में फैल जाती हैं, डाइवर्ज कर जाती हैं, और कोई एक स्थान पर 2 दिशाओं से आने वाली ये संवहनीय तरंगें मिलती हैं और अभिसरित होकर नीचे जाती हैं, कन्वर्ज होकर के नीचे जाती हैं। तो इस तरह से प्लेटों में 2 तरह का संचलन होता है मुख्य रूप से। एक डाइवर्जेंट मूवमेंट, अपसरणीय प्रवाह और गतिशीलता, और दूसरा कन्वर्जेंट में मूवमेंट यानी अभिसरणीय गति। और तीसरा एक मूवमेंट होता है जिसमें 2 प्लेट एक दूसरे के अगल बगल खिसक जाते हैं। 2 plates passed each other without colliding against each other, जो एक दूसरे से वो भिड़ते नहीं हैं, टकराव नहीं करते हैं, बल्कि अगल बगल खिसक जाते हैं। इस तरह से प्लेटों की जो सीमाएं होती हैं, उनके आधार पर पर्वतों का निर्माण 3 स्थितियों में हो सकता है। नंबर 1, 2 महाद्वीपीय प्लेट आपस में अभिसरित हों, या 1 प्लेट महाद्वीपीय और 1 प्लेट महासागरीय हो जो इनका अभिसरण हो, कन्वर्जेंस हो, या दोनों प्लेट महासागरीय हो। तो या तो दोनों प्लेट महाद्वीपीय हो जिनका अभिसरण हो, या दोनों प्लेट महासागरीय हो जिनका अभिसरण हो, कन्वर्जेंस हो, या 1 प्लेट महाद्वीपीय हो और 1 महासागरीय हो। इसका मतलब ये हुआ कि वलित पर्वतों का निर्माण हमेशा 2 प्लेटों के अभिसरण वाले क्षेत्र में होता है। It appears that the folded mountains are formed along the convergent plate boundaries। और ये प्लेट का जो कन्वर्जेंस होता है, मैं बता चुका हूं आपको, ये 2 तरह का होता है या 3 तरह का होता है। नंबर 1 महाद्वीपीय प्लेटों का अभिसरण, नंबर 2 महासागरीय प्लेटों का अभिसरण, नंबर 3 महाद्वीपीय महासागरीय प्लेटों का अभिसरण। तो हम रॉकीज और एंडीज को लेते हैं। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिकन यानी अमेरिकन प्लेट और प्रशांत महासागरीय प्लेटों का कन्वर्जेंस हुआ टर्शियरी युग में, जिसमें
अमेरिकन प्लेट का महासागरीय प्लेट के नीचे क्षेपण सबडक्शन हो गया और नतीजा क्या हुआ कि इन प्लेटों के किनारों पर जो सागरीय अवसादों का जमाव हुआ था वो संपीडनात्मक बल कंप्रेसिव फोर्स के कारण वलित हो गए और रॉकीज एंडीज का निर्माण हुआ। दूसरी स्थिति हम देखते हैं जहां महाद्वीपीय प्लेटों का अभिसरण होता है। ऐसी स्थिति हम पाते हैं यूरेशियन प्लेट और अफ्रीकन इंडियन प्लेट के अभिसरण का, यानी यूरोप का प्लेट और अफ्रीका के प्लेट के अभिसरण कन्वर्जेंस के कारण आल्प्स पर्वत का पश्चिम से पूर्व निर्माण हुआ। इसी तरह एशियाटिक प्लेट और इंडियन प्लेट का अभिसरण हुआ। इंडियन प्लेट का एशिया प्लेट के अंदर क्षेपण सबडक्शन हुआ, जिसके कारण हिमालय, कुनलुन और इत्यादि श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ। ये दो स्थितियां बनती हैं। अब हम तीसरी स्थिति को देखते हैं कि जहां दोनों प्लेट अभिसरित होने वाले कन्वर्जेंट दोनों प्लेट महासागरीय हों। ऐसी स्थिति हमको मिलती है एशिया के पूर्वी भाग यानी सखालीन, कमचटका, फिलीपाइंस, जापान के पूर्वी भाग में, जहां पर दो महासागरीय प्लेट आपस में कोलाइड किए, जिसके कारण एक प्लेट जो था वो भारी होने के कारण दूसरे महासागरीय प्लेट के नीचे क्षेपण हो गया, जहां पर महासागरीय खड्डों का निर्माण हुआ। ओशन ट्रेंच वेयर फॉर्म्ड, जैसे जापानीज ट्रेंच, मैरियाना ट्रेंच। इनका निर्माण दो महासागरीय प्लेटों के अभिसरण और एक भारी महासागरीय प्लेट के अंदर क्षेपण के कारण हुआ है। और जब जिस प्लेट का नीचे की तरफ क्षेपण होता है वो मैंटिल में जाने के बाद तापमान के कारण पिघल जाती है और मैग्मा बन जाती है, जो ऊपर आकर के ज्वालामुखी क्रिया को जन्म देती है। और देखिए यही कारण है कि सखालीन, कमचटका, फिलीपाइंस, जापान में के पश्चिमी भागों में ये ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं। वल्केनिक चेन्स एंड वल्केनिक पेनिनसुलास बनते हैं, प्रायद्वीप बनते हैं ज्वालामुखी। कमचटका में आज भी ज्वालामुखी क्रिया सक्रिय है, जहां पर तकरीबन 6 किलोमीटर की लंबाई में गेसर वैली पाई जाती है, जहां पर ये विश्व का दूसरा सबसे विस्तृत जो है वो गेसर क्षेत्र है कमचटका में। जापान में भी देखिए ये ज्वालामुखी आज भी रह के सक्रिय हो जाते हैं। फ्यूजियामा एक प्रसिद्ध ज्वालामुखी उनका है। तो इस तरह से ये द्वीप चाप और द्वीप तोरण का निर्माण जो हुआ है वह दो महासागरीय प्लेटों के अभिसरण के कारण। चूंकि जब दो महाद्वीपीय प्लेट आपस में टकराते हैं तो उनके किनारों पर जो अवसाद जमा होते हैं वह पूर्णतया वलित नहीं हो पाते हैं। कुछ भाग वलन की क्रिया से अछूता रह जाता है, जिसको मीडियन मास के रूप में होता है, जैसे तिब्बत का पठार। इसी तरह से पॉन्टिक और टारस पर्वतों के बीच में अनाटोलिया का पठार और एटलस पर्वत और आल्प्स पर्वत के बीच का भाग जो वलित नहीं हो पाया वह रोम सागर के अवशिष्ट रूप में इस समय वर्तमान है। तो इस तरह से प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के आधार पर पर्वतों के वर्तमान स्वरूप की पूर्णतया व्याख्या प्लेटों के संचलन, उनके अभिसरण के द्वारा ही होती है। नमस्कार।